ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए प्रौढ़ और युवा वर्ग के लिए डिजिटल साक्षरता के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। इन दिनों देश भर में शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में अलग अलग थीम को लेकर वेबिनार्स का आयोजन भी किया है। इनमें एक थीम डिजिटल साक्षरता, जिस पर चर्चा और विचार विमर्श हुआ। उसी विषय पर आज कार्यक्रम में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा के साथ बात कर रहे हैं। प्रोफेसर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि समावेशी और समान शिक्षा के लिए डिजिटल साक्षरता की क्या अहमियत है? जो समावेशी शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसके अतीत में जाएं तो इसमें हमारे देश में परंपरा प्राचीन काल से ही रही है कि हर वर्ग, हर समुदाय को हम शिक्षा में लाएं। और अष्टावक्र जैसे ऋषि मुनि की भी परंपरा हमारे पास रही, अश्विनी कुमारों की भी रही, जिन्होंने जो चिकित्सीय क्षेत्र हैं और जो दूसरे तरीके से विकलांग की श्रेणी में आते हैं, उनकी भी शिक्षा की बात करी। आयुर्वेद भी इसकी बात करता है, चरक सुश्रुत भी इसकी बात करते हैं। जहां तक उसके बाद की हम बात करें, 1945 के बाद की, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और उनकी विभिन्न शिक्षा में पूरे विश्व में कैसी शिक्षा हो, इस पे भी बात की जाने लगी। मिलेनियम 2020 गोल्स जो है यूनेस्को का, इसमें 8 लक्ष्य रखे गए थे और उसमें शिक्षा भी एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की बात भी की गई थी, जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन अंग्रेजी में कहते हैं। अभी जो शिक्षा नीति हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें समावेशी शिक्षा की बात बहुत अच्छे से की गई है। और आप जिस डिजिटल साक्षरता की बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा को डिजिटल माध्यम से बहुत ही प्रभावी तरीके से दिया जा सकता है। हमारे यहाँ NIOS की ही अगर आप बात करें तो हाल ही में हमें यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है, क्योंकि हमने जो साइन लैंग्वेज है उसको एक भाषा के रूप में मान्यता दी है। साइन लैंग्वेज भी हिंदी या अंग्रेजी की तरह ही एक भाषा है, कोई भी विद्यार्थी उसको चुन सकता है। भारत सरकार का जो दीक्षा पोर्टल है, उस पे हमारे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं जो साइन भाषा में हैं। उसके अलावा हमारे वेबसाइट पे टॉकिंग बुक्स हैं, एक बड़ा ही अनूठा प्रयोग है। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो इसके द्वारा अपने जो कंटेंट है शिक्षा का वो सुन सकते हैं। और उसी तरीके से मैं जो साइन लैंग्वेज की बात कर रही थी, प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल है जो हमारे NIOS के स्टूडियो से प्रसारित होता है और हर क्लास के लिए एक चैनल है। इस पे भी हम साइन लैंग्वेज में सप्ताह में 2 दिन 1 घंटे का कार्यक्रम करते हैं। उसके अलावा मोबाइल ऐप है, ब्रेल लिपि में हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी किताबें हैं। जो रिपोजिटरी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल रिपोजिटरी की बात करती है, हम डिजिटल रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं। उसमें जितनी भी हमारी किताबें हैं उसको हम या तो साइन लैंग्वेज में या फिर टॉकिंग बुक्स के रूप में उसको हम वहाँ पे करेंगे। तो ये प्रयास हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस आप समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल माध्यम से बहुत अच्छे से दी जा सकती है। प्रोफेसर सरोज शर्मा, जबकि नई शिक्षा नीति का आपने जिक्र किया, तो इस नई शिक्षा नीति में डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहन देने और इससे संबंधित ढांचागत व्यवस्था को तैयार करने पर जोर दिया गया है। तो हम अभी किस स्तर तक अपनी इस व्यवस्था को कर पाए हैं और आगे अगर हम पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इस विषय में तैयार कर पाते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह से नई शिक्षा नीति के कारण और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हम डिजिटल साक्षरता को देश में लागू करने में सफल हो सकते हैं? हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी NDEAR की, नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर। इसको डेवलप किया जा रहा है। उसमें बच्चों की जो भी पढ़ाई की प्रोग्रेस है, उसकी जो भी क्रेडिट है वो इसमें इकट्ठा हो जाएंगे। इसका जो अभी तक का, मान लीजिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट करते हैं, जो बार बार बच्चे परीक्षा देते हैं, हम साल में एक बार परीक्षा लें और 5 प्रश्नों के आधार पे उसकी योग्यता का मूल्यांकन करें, वो परंपरा पुरानी हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि एक बच्चे में बहुत सारी योग्यताएं होती हैं और हो सकता है किसी बच्चे की पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई हो, या फिर उसके जो विभिन्न क्षमताएं हैं, खेल कूद में है, गायन में है, पढ़ाई में है, विभिन्न क्षेत्रों में जो उसकी क्षमताएं हैं उसको एक क्रेडिट के रूप में रखा जाए और समय समय पे जो उसकी प्रोग्रेस है उसको रखा जाए। और डिजिटल आर्किटेक्चर इसकी बात करता है। हमारे यहाँ बड़ा डिजिटल डिवाइड की भी आजकल बात हो रही है।
कि ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप ना हो। तो ये NDEAR का जो कॉन्सेप्ट है, जिसपे हम सभी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, उसमें यही है कि हम कैसे डिजिटल आर्किटेक्चर को बहुत संवर्धित करें और बच्चे की पूरी प्रोग्रेस इस डिजिटल आर्किटेक्चर के द्वारा उसको हम दें। उसके अलावा स्वयं के द्वारा, मूक्स के द्वारा भी हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो शिक्षा मंत्रालय का स्वयं पोर्टल है, उस पे हमारे चीजें उपलब्ध हैं, जिसपे बच्चा शॉर्ट टर्म कोर्स ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। हमारे यहाँ रेडियो स्टेशन भी है, FM चैनल पे भी हमारा है, उसके अलावा YouTube से भी हमारा है और कम्युनिटी रेडियो भी हमारे पास है। तो इन सारे माध्यमों से हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी की बात मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी, कौशल विकास में भी बहुत काम हम कर रहे हैं। NIOS जो है, हाल ही में हमने झारखंड सरकार से MOU साइन किया है, उसमें वहाँ की जो आदिवासी बालिकाएं हैं, वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट है, हम आदिवासी बालिकाओं में कौशल विकसित कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है गुजरात और राजस्थान में, उन कन्याओं को भी हम कौशल विकास में ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है PMG दिशा, इसमें रिमोट प्रॉक्टरिंग के द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षर कर रहे हैं, डिजिटली लिटरेट कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को। तो ये भी ऑनलाइन माध्यम से ही हो रहा है। तो मुझे लगता है जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति डिजिटली आर्किटेक्चर को डेवलप करने की, स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है, उसमें तेजी से काम हो रहा है और हमें बहुत आशान्वित रहना चाहिए कि ये काम बहुत अच्छे से होगा। कोविड महामारी के दौर में हमने देखा कि शिक्षण प्रशिक्षण में एक बड़ा परिवर्तन देखने में आया और इस दौरान ई-लर्निंग और डिजिटल माध्यमों पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में जो NIOS जैसे संस्थान हैं और सरकार है, इनके प्रयासों से जो दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन तक आसानी से शिक्षा पहुंच पाई क्योंकि हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो आप कुछ प्रयास बताना चाहेंगे कि इस दौरान क्या चुनौतियां रही और कैसे अपने प्रयासों से NIOS जैसे संस्थानों ने लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया? चुनौतियां निश्चित रूप से थी। कोई भी इस समस्या से परिचित तो था नहीं। हर किसी के लिए ये एक चुनौती बन के उभरा और उसमें हमारे शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किसी को नहीं पता था ऑनलाइन ऐप क्या है, तो हम सभी ने ये सीखा, चाहे उच्च शिक्षा में हो या विद्यालय शिक्षा में, कैसे हम ऐप को प्रयोग करें। डेस्कटॉप के माध्यम में, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल ऐप के द्वारा सभी शिक्षकों ने अपने छात्रों को पढ़ाया। ऑनलाइन कक्षाएं हुई और जो बच्चे सीखने और इसकी जो प्रक्रिया थी सिखाने की निर्बाध रूप से चलती रही और उसके लिए हमारे शिक्षक प्रशंसा के पात्र हैं, जो उन्होंने घर में ही रह के अपने छात्रों से वो जुड़े रहे। यहाँ तक कि NIOS की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ई-विद्या चैनल का, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन और व्यूअरशिप दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ा। उसमें न केवल NIOS बल्कि CBSE और अन्य राज्यों के जो शिक्षा बोर्ड हैं, उनके बच्चे भी हमसे जुड़े और लाखों की संख्या में इजाफा हुआ उसमें। तो ये दिखाता है कि निश्चित रूप से जो प्रयास रहे वो सार्थक रहे। लेकिन उसके साथ साथ कोविड के समय कुछ समस्याएं भी हुई। मनोदर्पण एक कार्यक्रम था शिक्षा मंत्रालय का, उसमें जो बच्चे विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई बच्चों में, तो मनोदर्पण के माध्यम से उनकी काउंसलिंग की गई। तो जो विभिन्न एक्सपर्ट थे अपने क्षेत्र के, बच्चे उनसे जुड़ जाते थे और जो विशेषज्ञ थे उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो कंटेंट डेवलपमेंट है, कंटेंट डिसेमिनेशन है और उसके साथ साथ जो आउटकम है, यहाँ तक कि बच्चों ने परीक्षा भी ऑनलाइन माध्यम से कई जगहों पे दी। तो उन सारी चीजों को समेटना, उन चीजों को संवर्धित करना, और क्योंकि ये नया सभी के लिए अनुभव था, लेकिन मुझे खुशी है और बताते हुए हर्ष होता है कि शिक्षक और छात्र दोनों इस समस्या से निपटने में बड़े प्रभावी रूप से सक्षम हुए। प्रोफेसर सरोज शर्मा, आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इस विषय पर हमारे श्रोताओं के साथ अहम जानकारियां साझा की। आपका भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रौढ़ और युवा वर्ग के लिए डिजिटल साक्षरता के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
airnsdtalks@gmail.com